तो हेलो प्यारे बच्चों। हाँ हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आप सबों का स्वागत है अपने संस्थान श्री गीते के 12th क्लास के लेक्चर्स में, जिसमें आज अपने लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 अपने लोग ने पढ़ लिया है। उसमें चालक पदार्थ, सुचालक मतलब सुचालक पदार्थ जो है, कुचालक और अर्ध सुचालक, इस तीनों के बारे में लास्ट टॉपिक हमने खत्म किया था। ठीक है, तो अब जो अपने लोग जानेंगे, अब अपने लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब नियम होता क्या है, लेकिन कूलम्ब नियम से पहले अपने लोग जानेंगे कि ये बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने लोग। उससे पहले अपने लोग जानेंगे बल। ये अपने लोग तो कल जान लिए थे कि ये बल होता क्या है, कल नहीं जान पाए थे, लेकिन कल अपने लोग इतना चीज जान लिए थे कि कोई भी जो पदार्थ बनता है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से बन रहा है। किसकी वजह से बन रहा है? अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन का मतलब? अट्रैक्शन और रिपल्सन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आपस में, दोनों के कण जो है, जहां जरूरत अट्रैक्शन की होती है वहां अट्रैक्शन होता है, जहां जरूरत रिपल्सन की होती है वहां रिपल्सन होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। ठीक उसी तरह से अब आता है बल। बल कहने का मतलब है कि अगर दो पदार्थ है, मान के चलिए एक पदार्थ में Q चार्ज है जिसका मान है 5 कूलम, और दूसरा पदार्थ में Q1 Q2 चार्ज मान के चलिए इसका मान है 10 कूलम। अब ये जो चार्ज है ये तो इसके पीछे कुछ नहीं है, तो क्या है? प्लस है। क्या है कि नहीं है? है। तो जब इसके पीछे प्लस है तो इसके बीच देखिए, मान लिए ये 5 कूलम का चार्ज है, इसको यहां रख दिए, इस वस्तु को, एक वस्तु को यहां रख दिए। इसके बीच में है कितना कूलम का? 10 कूलम का चार्ज। जब इस दोनों के बीच इस तरह का चार्ज है तो क्या अपने लोग ये चीज तो जाने थे कि जहां प्लस प्लस चार्ज रहता है तो वो अट्रैक्ट करता है या रिपल्सिव करता है? अट्रैक्टिव फोर्स लगता है या रिपल्सिव फोर्स? इनके बीच लगेगा रिपल्सिव। करने का मतलब ये क्या करेगा? पुल करेगा, मतलब धक्का देगा, मतलब तुम मेरे नजदीक मत आओ, भागो यहां से, दूर हो जाओ। ठीक उसी तरह अगर यहाँ पे निगेटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, तो अट्रैक्ट करता है, खींचता है, आकर्षित करता है। क्या करता है कि नहीं करता है? करता है। ये लग जाता है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक, तो उसी तरह से यहां पर भी +5 माइक्रो कूलम, +5 कूलम और +10 कूलम। अब इस दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, ये प्लस वाला क्या करेगा, ध्यान से देखना है इधर। ये +5 वाला ये +10 वाले को, मतलब ये जब इनके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये इधर खींचेगा या उधर धकेलेगा? बोलेंगे उधर धकेलेगा। कौन? ये इनको धकेलेगा। जब फिर ये क्या करेगा? इनके ऊपर बल लगाएगा। जैसे ये है, ये चाहेगा कि हम इनके ऊपर बल लगाए, ये सिरा चाहेगा इनके ऊपर बल लगाए, तो ये अगर सेम सेम है, अगर ये भी सेम ये भी सेम, दिखने में आपको लग रहा होगा ये मोटा वाला पार्ट है, ये पतला वाला, ये जो पतला वाला पार्ट है ये चाहेगा कि हम मोटे वाले पार्ट के ऊपर बल लगाए, मतलब ये अलग है, ये क्या है? अलग है। जैसे ये पतला वाला पार्ट मोटे वाले पार्ट के ऊपर लगाएगा, मतलब अलग अलग है, मतलब माइनस और प्लस है, तो अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये इसी के तरफ लगा देगा, उधर न लगाएगा, इधर लगेगा। काहे कि ये अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों के बीच लगेगा, रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा। तो ठीक यहां लेकिन है क्या? यहां तो प्लस प्लस है, तो अगर ये इनके ऊपर लगाया तो इधर लगेगा, जब ये इनके ऊपर लगाएगा तो इधर लगेगा। इसी ये जो बल लग रहा है, इसी बल को अपने लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये हो जाता है विद्युत वाहक बल। और इसी विद्युत वाहक बल का जो मान निकालने के लिए अपने लोग को पढ़ना पड़ता है कूलोम का नियम। कोई चीज ऐसा होता है, कुछ कुछ काम जो करने के लिए कुछ रूल नियम का पालन करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से कि सॉरी, ठीक उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसका मान निकालने के लिए अपने लोगों को कूलम नियम का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? कूलम नियम का। तो अपने लोग अब कूलम नियम स्टार्ट करते हैं कि ये कूलम नियम होता क्या है।
पहले विद्युत वाहक बल का कुछ उनके बारे में कुछ बातें अभी जो अपने लोग जाने उनको लिखने का कुछ प्रयास करते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिएगा एकदम से, नोट डाउन करते चलिए। लिखेंगे विद्युत वाहक बल में यह बल कम से कम दो आवेशों के बीच लगता है। तो बीच लगता है जिसमें एक आवेश दूसरे आवेश को जिसमें एक आवेश दूसरे आवेश को उनके प्रकृति के आधार पर, प्रकृति माने नेचर के आधार पर, जैसा उनका नेचर होगा रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव, उनके प्रकृति नेचर के आधार पर आकर्षित या विकर्षित करता है। आकर्षित या विकर्षित करने वाले, इसमें एक आवेश दूसरे आवेश को उनके प्रकृति के आधार पर आकर्षित या विकर्षित करता है। आकर्षित या विकर्षित करने वाले बल को ही आकर्षित या विकर्षित करने में लगे बल को ही क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। लगे बल को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ लिख दीजिएगा +5 कूलम्ब +6 कूलम्ब, इस दोनों को ऐसे करके घेर दीजिए। अब +5 कूलम्ब वाला अगर ये इनके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये किधर लगाएगा? इधर, और ये जब इनके ऊपर लगाएगा तो इधर लगाएगा। इस दोनों के बीच की दूरी r लिख लीजिए कुछ भी। चलिए इनको नोट डाउन करिए। हो गया? चलिए अब ये जानेंगे कि ये विद्युत बल जो है ठीक है, अब इस विद्युत बल का जो हम लोग मान निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? जैसे बल का मान होता है ना F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है कि जब किसी कोई वस्तु के ऊपर कितना बल लगा है उस बल का जब हम मान निकालेंगे, कितना फोर्स एग्जर्ट किया गया है, एग्जर्ट हुआ है, उसका जब अपने लोग मान निकालेंगे तो उसके लिए उसमें चाहिए क्या कि वो वस्तु मूव कर रहा हो, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ त्वरण हो, तब ना बल लग रहा है तो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। बल लगेगा तो वो रेस्ट में तो नहीं रहेगा। रेस्ट में रहने के लिए क्या चाहिए? मतलब बैलेंस होना चाहिए बल का। अगर किसी एक तरफ से अगर बल लग रहा है, अगर किसी एक तरफ से बल लग रहा है तो वो रेस्ट में नहीं रहेगा, मतलब वो क्या करेगा? मूव करेगा, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, मतलब वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन होगा ही। तो उसके अंदर तो मास कांस्टेंट रहता है, जो मास होगा। तो जब दोनों चीज अवेलेबल रहता है तो बल का मान निकलता है। लेकिन जब ये आवेश रहेगा, चार्ज रहेगा, अब दो चार्ज के बीच जो बल निकालते हैं वो अलग मेथड से निकालते हैं, उनके लिए अलग नियम है। उसी नियम को बोलते हैं कूलॉम नियम। तो अब अपने लोग जानेंगे कि ये कूलॉम नियम होता क्या है। ठीक है, ये कूलॉम नियम क्या होता है इनके बारे में जानते हैं। तो लिखेंगे ये जो कूलॉम नियम है, यहाँ पर इनके बारे में पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं कि कूलॉम नियम के अनुसार कूलॉम्स लॉ
फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिखेंगे कूलॉम नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम नियम के अनुसार जब दो समान आवेश, सीधा लिखिए, जब दो आवेश को एक साथ दूरी, कुछ दूरी आर, आर के बगल में लिख लीजिए, मान लिया है, ऐसा नहीं है ही, मान लिया कुछ दूरी आर पर रखते हैं तो जब दो आवेशों को एक साथ कुछ दूरी आर पर रखते हैं तो उनके बीच लगने वाले बल का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। होने का मतलब इसका ये हुआ, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं दो आवेश Q1 और Q2, इसको भी लिख लेते हैं मान लिया, और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है, के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये चीज हमको याद नहीं है, बस इसका रास्ता पता है कि यहाँ तक पहुंचना कैसे है, बस उसको अपने भाषा में एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, हम किसी किताब को भी नहीं देख रहे क्या लिखा है किताब में, हमको याद भी नहीं है। हम इसका नियम जानते हैं कि इसको ये ऐसे होता है, बस आपको हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, बस उसको अपने भाषा में लिख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीज हमने बोर्ड पर लिखा आपको भी सेम टू सेम वैसे छापना है। हम आपको बता देते हैं, उसको अपना भाषा में, जिस तरह से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले इनको लिखेंगे, जैसे टीचर लिखाए हैं तो इनको लिखेंगे। जरूरी नहीं है, हो सकता है हम भूल गए हो, अभी भूल गए लिखने के लिए, तो हम बाद में लिख के तो क्या मेरा गलत हो गया? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आवेश Q1 और Q2 मान लिया कि गुणनफल के समानुपाती होता है, मतलब कि F अगर पहले ये लिखे तो लिख देंगे 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक, नेक्स्ट पेज, उसके बाद लिख देंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, बोले ना दोनों चार्ज के गुणनफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है, सॉरी। तो अब ये हो गया, तो अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि Q1 Q2/r²। ये चीज यहाँ लिखे ना कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? इसके वर्ग के ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब जो है तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके बाद F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनके मल्टीप्लाई, गुणनफल के समानुपाती Q1 और Q2 के। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब देखिए, ये जब प्रोपोर्शनल होता, डायरेक्ट संबंध होता, संबंध होने का मतलब हुआ अगर बल का मान बढ़ेगा तो ये जो चार्ज आवेश है इसका मान अगर बढ़ा तो बल का मान ऑटोमेटिक बढ़ेगा, अगर इसका मान घटा तो बल का मान घटेगा। लेकिन 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 ध्यान से, लेकिन ये जो r² है, ये r², ये जो आदमी है वो r², यहाँ क्या है? दो जो चार्ज लिए हैं आवेश, इनके बीच की क्या है? दूरी है। क्या है? दूरी। तो ये है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब
अगर आर स्क्वायर का मान बढ़ेगा तो एफ का मान घटेगा। काहे कि इनके और उनके बीच उल्टा संबंध चल रहा है, एगो ऊपर गया तो एगो नीचे है। इसका मतलब क्या, अगर एगो नीचे गया तो एगो ऊपर जाएगा। ऐसा संबंध किनके बीच है, बल और त्रिज्या के बीच है। मतलब क्या, अगर दो आवेश है, दो आवेश के बीच दूरी घटेगी तो बल का मान बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है, नहीं बढ़ेगा। अगर दो चीज किताब ले लिए, अगर मान के चलिए ये दोनों किताब ही है, नेचर सेम है, अगर इस दोनों को ज्यादा नजदीक लाएंगे तो इनकी खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, सेम सेम है तो घटेगी। कहे कि ये दोनों आपस में क्या चाहेगा, दूर होना चाहेगा, रिपल्सिव होना चाहेगा। चाहेगा कि नहीं चाहेगा। अगर ये दोनों किताब है, मान लिए ये सेम नेचर की है, तो क्या ये दोनों चिपकता है, नहीं चिपकता। मतलब क्या चाहता है, ये चाहता है कि हम इनसे दूर रहे। काहे कि इनकी जो नेचर है वो रिपल्सिव नेचर है। कैसा नेचर है, रिपल्सिव नेचर है। तो रिपल्सिव जब नेचर है तो जब इन दोनों के बीच बल अगर मान के चलिए घट रहा है, बल बढ़ रहा है, घट रहा है बल का मान, तो क्या इनकी दूरी बढ़ रही है या घट रही है। जब बल घट रहा है तो इसका मतलब है कि दूरी बढ़ रहा है। अगर दूरी बढ़ा रही है तो बल का मान नहीं घटा, दूरी जब नजदीक कर दिए तो बल का मान बढ़ता है। तो संबंध उल्टा हो जाता है, उल्टा हो गया ना संबंध। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², आर के ही नहीं बल्कि आर स्क्वायर का हो जाता है। जैसे अगर दो उनके बीच की दूरी है तो बल जो है 4 के उल्टा चलता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी चीज को नोट कर लीजिए कि एफ इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो अब एफ बराबर लिख देंगे K Q1 Q2/r²। अब कहेगा ये K क्या है, जब ये समानुपाती का संबंध होता है या व्युत्क्रमानुपाती का, तो उनको बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट का जरूरत पड़ता है। चाहे यहाँ के लिखिए, ए से जेड तक में कोई भी लेटर लिख सकते हैं, लेकिन जो फिजिक्स की भाषा में उपयोग किया गया वो के उपयोग किया गया है, ताकि आपको हर जगह, अगर आपने यहाँ पी यूज कर दिया, एग्जाम में आपको के आ गया, कोई अदर क्वेश्चन हम दिए उसमें आर लिख दिए, तो आप लोग फंस जाइएगा। तो ये के हर जगह मान रहे ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो, इसलिए इनका मान यहाँ पे के रखे हैं और हर जगह के ही रखा गया है। ठीक है, तो के यहाँ कांस्टेंट हो जाता है, तो अपने लोग का फॉर्मूला बन जाता है जो बल का मान है। अगर दो आवेश है तो दो आवेश के बीच जो बल होगा वो निकालेंगे के Q1 Q2/r²। इनके ऊपर अपने लोग कुछ छोटा छोटा सवाल भी करेंगे, ज्यादा लेवल का नहीं जाएंगे, छोटा छोटा सवाल, ताकि क्योंकि आप बोर्ड लेवल पढ़ रहे हैं, बोर्ड लेवल का आपको थ्योरी पे यहाँ बताया जा रहा है। जब आपको जेई नीट लेवल का थ्योरी बताया जाएगा उस टाइम सवाल पे सवाल ही प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एफ बराबर के Q1 Q2/r²। ये चीज अपने लोग पूरा प्रूव कर दिए ना कि ये कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। चलिए इनको नोट कर लीजिए। लिख लिए, नेक्स्ट। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको एकदम पूरा तरीका से याद रखेंगे। यहाँ पर जो है ये के जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का कुछ मान होता है, इसका मान रखेंगे। के का मान क्या होता है, 9 गुना 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये है के का मान का यूनिट के साथ, इसको याद रखेंगे के का मान को, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम स्क्वायर। और इस k का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन इसको अपने लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। हिंदी में से लिख देंगे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका मान जो होता है वो होता है इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब ये कूलम स्क्वायर भागा पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का मान है, इसको याद रखना है, और के का मान क्या होता है उसको याद रखेंगे। ठीक है, ये के है और के का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का मान इस तरह से याद रखेंगे। लिख लिए, आगे देखिए। जब जो है लिखेंगे, जब जब यहाँ दिख रहा है कि आप लोग को कि नहीं, जब कलर चेंज करना पड़ेगा, ये कलर नहीं है चमकीला कलर। ये मैंने क्या कर दिया, जब दो आवेश के बीच बल माध्यम निर्वात या हवा को छोड़कर कोई अन्य माध्यम में हो तो कैसे निकाले, कोई अन्य माध्यम में हो तो कैसे निकाले। उनके लिए इस्तेमाल करेंगे ये जो होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पर K का मान अगर पुट करते हैं तो होता है 1/4 पाई, इसको क्या पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट के जगह एप्सिलॉन और एक और लग जाएगा एप्सिलॉन R, इनको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इनके बारे में बता देते हैं आप लोग को। इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब ये सापेक्ष में जो रिलेशन है, जैसे हवा या निर्वात को छोड़ करके, अगर यहाँ ये तो हवा का हो गया है, इसको तो देना ही है, लेकिन जब हवा का जब हवा का नहीं रहेगा तब क्या डालेंगे, तब क्या डालेंगे, तो इनको ये चीज डाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R साथ में। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष में रहेगा। जैसे हवा है उसके बाद पानी, तो यहाँ पे एप्सिलॉन R के जगह, एप्सिलॉन R के जगह वाटर का जो होता है
एप्सिलॉन का मान होता है वो यहाँ पुट कर देंगे। होता है जैसे वाटर का शायद 1.33 का समथिंग होता है, तो उनको यहाँ पे पुट कर देंगे अपवर्तनांक का मान। ठीक है, जो हवा का होता है वो तो होता ही है 8.85 इंटू 10 का, वहां दिया रहेगा एप्सिलॉन आर का मान। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये चीज हो गया। अब इसके लिए एक और कुछ है, वो लिख लीजिए कि कूलम नियम का मात्रक क्या होता है। ठीक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, लेकिन यह बहुत बड़ा मात्रक होने के नाते इनका उपयोग न कर माइक्रोकूलम या नैनोकूलम का इस्तेमाल करते हैं। नैनोकूलम का उपयोग करते हैं। इसको लिख लीजिए, मतलब जैसे 4 कूलम लिख दिए तो ये बहुत बड़ा मात्रक है, इनके जगह 4 माइक्रोकूलम रहेगा तो वो सही मात्रक रहता है, मतलब छोटा यूनिट में सही रहता है, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे 1 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम होता है 10 का पावर -6 कूलम। 1 नैनो कूलम है तो हो जाता है 10 का पावर -9 कूलम। इसको एकदम लिख लेना है अच्छा से, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिए। चलिए अब अपने लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है जानते हैं। ये हो गया। अब अपने लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि जब एकांक आवेश हो तब क्या करेंगे। एकांक आवेश करने का मतलब जब Q1 और Q2 के बीच 1 कूलम का चार्ज हो। ये तो बहुत बड़ा चार्ज है, मैं अभी भी ये बात आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा चार्ज है, इनकी जगह 1 माइक्रो कूलम सही रहता है। ठीक है, तो ये अगर 1 कूलम दिया रहे तो क्या निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला निकालेंगे सीधा, F बराबर K Q1 Q2 अपन R²। तो F बराबर, यहाँ K का मान कांस्टेंट रहता है तो K 1 गुना 1 अपन 1 का स्क्वायर, मतलब F बराबर हो गया K सीधा। मतलब एक ऐसा चीज है जब एकांक आवेश हो तब F बराबर, F जो है उनके ऊपर लगने वाला बल इस कांस्टेंट के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। हो सकता है ये एग्जाम में पूछ से आपसे। ठीक है, तो K का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। आप लोग ये चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इनका डायमेंशन भी पूछा जाता है, आप लोग के लिए एक बार डायमेंशन जो है एक अलग लेक्चर में देंगे। कहने का मतलब है कि
प्रत्येक जगह डायमेंशन देंगे, उससे बेहतर है कि जितना लेक्चर क्लासेज होगी तो सबका डायमेंशन एक जगह इकट्ठा करके निकालना ही सिखा दिया जाएगा। नहीं तो अभी लिख देंगे, समझ में नहीं आता है पूरा डीपली और रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि वो 11th में पढ़ने के लिए एक चैप्टर ही आता है यूनिट एंड डायमेंशन, वहां पर अच्छा से डायमेंशन को सिखाया जाता है। बहुत बच्चा, मैक्सिमम बच्चा नहीं पढ़ता है 11th में, एकदम मौज मस्ती कर लेता है, तो इसलिए उनके लिए एक अलग से वीडियोज बना करके आपको बता करके, ठीक है, उसका डीपली जानकारी दे देंगे ताकि आप उसको निकालना सीख जाइएगा। ठीक है, चलिए डायमेंशन के बारे में अब इस पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। किस चीज पे? कूलॉम्स लॉ पे कुछ सवाल है, उस सवाल को अपने लोग बनाइए। अगर Q1 बराबर है 20 कूलम, एक नंबर का क्वेश्चन, और Q2 बराबर है 1 कूलम, तो हमको इनके बीच फोर्स निकालना है। फोर्स का मतलब बल निकालना है। तो ये है, यहाँ पर सीधा सवाल है, तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, K यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, बराबर K Q1 का मान कितना हो गया? 20 गुना 1 बटे R का मान, यहाँ R का मान कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ R का मान है 10 मीटर, तो R का मान हो गया 10 का स्क्वायर, तो K इंटू 20 बटे 100, मतलब क्या चीज? K बटे 5, K का मान हो गया 9 गुना 10 का पावर 9 बटे 5। इतना क्या चीज? बल का मात्रक यहाँ न्यूटन होता है, तो ये न्यूटन में आ जाएगा, इतना न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है Q1 30, सब में R का मान लिख लीजिए 5 मीटर, R का मान 3 मीटर। ठीक है, तो इनको देख लीजिए क्या है। इसके बाद आता है, देखते हैं, ये लास्ट के लिए है, ये लास्ट के लिए आप लोग को दिया जाएगा। Q1 बराबर है -30, Q1 बराबर है -30 कूलम, और Q2 बराबर है -40 कूलम, -40 कूलम। R का मान दिया है 5 मीटर, फाइंड फोर्सेज है। ठीक है, इनको निकालते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मजेदार टाइप, थोड़ा अलग वेरिएंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, तो बल कैसे लगेगा? Q1 जैसे पिछले वाले में भी वही था, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव था तो पता नहीं चला, लेकिन ये जो है पॉजिटिव और निगेटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव है। ठीक है, आयुष पानी लो, पानी लो, पानी। Q1 और Q2 है, ये जो Q1 है इनका मान है -30 कूलम, और इनका मान है -40 कूलम। ठीक है, अब ये दोनों जो फोर्स है, हमने अभी बताया था कि जब ये दोनों सेम सेम है, तो जब ये दोनों सेम सेम है, तो अगर ये इस पे बल लगाएगा तो इधर अपने और लगाएगा कि दूर लगाएगा? तो सर दूर लगाएगा। जब इनके ये बल लगाएगा इनके ऊपर, तो ये अपने और लगाएगा या दूर लगाएगा? इनका मान डायरेक्शन के साथ भी निकालेंगे, विथ डायरेक्शन। इनके ऊपर जो नेट बल लगेगा वो किधर लगेगा? नेट बल किधरों नहीं लगेगा, ये दोनों मिल करके ये इधर खींचेगा उधर खींचेगा, बैलेंस करके रखा रहेगा दोनों। ठीक है, तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K का मान कितना है? 9 इंटू 10 का पावर 9 गुना Q1 का मान है कितना? -30 इंटू -40 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R का मान 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख देंगे 9 गुना 10 का पावर 9 इंटू 4 3 जा माइनस माइनस प्लस 1200 बटे 25। इस तरह से आगे का कैलकुलेशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जो आएगा वो इसका आंसर होगा। ये काम आपका है। ठीक है, फिर एक और सवाल है नेक्स्ट वेरिएंट का, तीसरा सवाल। ये देखिए, इसमें भी क्या है कि Q1 का मान दिया है, Q1 का मान दिया है, कुछ Q2 का मान दिया है, और R का मान दिया है। फाइंड फोर्सेज कर रहा है। ठीक है, इनको आप लोग एक बार नोट पर लेकर लीजिए, तब तक हम पानी पीते हैं।
लिख लिए? हो गया। चलिए अब है ये क्वेश्चन, इसमें है Q1 का मान 20 कूलम, Q2 का मान 30 कूलम, Q3 का मान -40 कूलम। फाइंड ऑल द फोर्सेज। मतलब एक का मान है यहाँ लिख लीजिए 20 कूलम, एक का मान है -30 कूलम। अब R का मान दे दिया 5 मीटर मान के चलिए, हमको फोर्स निकालना है। चलिए एक Q1 है, एक Q2 है, इनका मान है 20 कूलम प्लस में, और इनका मान है -30 कूलम। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये प्लस जो है, ये माइनस जो है, मतलब प्लस अगर इधर बल लगा रहा है तो ये इधर लगाएगा, कहा है कि इनकी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इनके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ऐसे। और ये क्या करेगा, इनके ऊपर फोर्स लगाएगा ऐसे इधर की ओर। तो इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 5 मीटर। तो अब इनका मान हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो K का मान कितना है, 9 इंटू 10 का पावर 9, Q1 Q2 का मान प्लस 20 गुना 30 माइनस में आएगा, डिवाइडेड बाय R का मान 5 का स्क्वायर। आगे कैलकुलेशन आपका काम है, ठीक है। इनका डायरेक्शन पता चल गया कि किनके ऊपर किधर बल लगेगा, और उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा, आंसर आएगा, वो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। कभी कोई स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन आता है कि यहाँ जब डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आवेश तो सदिश राशि होना चाहिए क्या, ये क्वेश्चन आता है किसी स्टूडेंट्स के मन में। अगर आ रहा है तो समझिए कि आप दिमाग लगा रहे हैं, कहा कि जो अभी हमने ये बताया तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये इसका मतलब अदिश राशि क्यों नहीं है, अच्छी अदिश राशि क्यों है, सदिश होना चाहिए। तो इनका जवाब है ये दो फोर्स है इसलिए ना, मतलब दो चार्ज है, आवेश है, इसलिए ना पता लगा रहे हैं कि ये बल किसके रिस्पेक्ट में लग रहा है। अगर इनके रिस्पेक्ट में कैसे लग रहा है, इनके ऊपर, या इनके ऊपर इनके रिस्पेक्ट में कैसे लग रहा है, इनके ऊपर, ये अंदाजा लगाते हैं। इसलिए ये डबल है, इसलिए इनके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन जब सिंगल आवेश रहेगा, तो आवेश जब सिंगल रहेगा तो उनके पास डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते हैं, काहे कि वो किनके सापेक्ष में, किनके रिलेटिव रिलेशन में, मतलब रिलेटिव लगेगा, रिलेटिव फोर्स लगेगा, ये पता लगाना पड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का समाधान ये था। अब आता है अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सिद्धांत का क्या कहना है, ये सिद्धांत आया कब, आया कब कि जब ढेर सारा आवेश आ गया तब। कहने का मतलब अभी तो दो आवेश के बीच बल निकाले, जब ऐसा हो कि एक सिस्टम हो जाए, एक सिस्टम हो जाए Q1 Q2 Q3 Q5 Q7 Q8, 5 आवेश हो गया, 1 2 3 4 5। कह देंगे कि इस पांचों आवेश पर, ठीक है, एक दूसरे के वजह से वहां पर हम मान दे देंगे Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरह से कि बीच क्या बल लग रहा है, इनका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, उससे पहले ये चीज जानेंगे, वो करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि जब इस तरह से दिया रहेगा तो इनको जोड़ते कैसे हैं, इनको बारे में हम बताए थे कि इनको कैसे जोड़ते हैं, इनको जोड़ते हैं बीज गणितीय विधि से। किस विधि से, बीज गणितीय विधि से। और ठीक उसी तरह से परिणामी बल का भी मान निकालते हैं, किसका, परिणामी बल का, बीज गणितीय विधि से इनका बल का मान निकालते हैं। इनको बोलते हैं वेक्टर सम, सदिश योगफल की तरह, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब कुछ इनको लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, एक्सप्लेन करिए, ठीक है। चलिए, अध्यारोपण का सिद्धांत, सॉल्यूशन। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार
जब किसी कैविटी में जब किसी कैविटी का मतलब निकाय, जो बंद चीज रहता है ना निकाय, कैविटी में अनेक आवेश हो, मतलब दो या दो से अधिक आवेश हो, कैविटी में दो से अधिक आवेश हो, दो से अधिक आवेश हो, जब किसी निकाय में दो से अधिक आवेश हो तो उनके बीच लगने वाले बल के मान को, तो उनके बीच लगने वाले बल का मान, बल के मान को बीजगणितीय विधि से योग के द्वारा, बीजगणितीय योग के द्वारा निकाला जाता है, बीजगणितीय योग के द्वारा निकाला जाता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको नोट डाउन करिए। ऐसे में ऐसे करके लिख लीजिए, ऐसे करके एफ फोर्स लगेगा सीधा बीजगणितीय विधि से F1 F2 F3 जो जैसे रहेगा इस तरह से निकालते हैं। इसी को अपने लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, लिखिए। अब इनके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन सब है, वो भी अभी करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इनको। चलिए, अब अपने लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिए। अब है अपने लोग का नेक्स्ट टॉपिक कि अनेक बिंदु आवेश के कारण किसी एक बिंदु पर लगा विद्युत बल कैसे निकालें। अब यही चीज पढ़े है ना, जब F बराबर F1 F2 F3 रहेगा। इनका सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। इस जब से ये चीज कहेगा अनेक बिंदु आवेश के कारण, तो यहाँ पर लिख लेंगे। पहले जो चीज कर लेते हैं उसके बाद आगे लिख लेंगे। ये कैविटी है, इस कैविटी में मान लिए Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, Q5 चार्ज, 5 चार्ज अवेलेबल है। ठीक है, Q1 और Q2 के बीच की दूरी है R1, इनके बीच की दूरी है R2 और इनके बीच की दूरी है R3। Q3 और Q4 के बीच की दूरी है R4। ठीक है, और Q1 और Q4 के बीच की दूरी है R5।
मतलब जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा, तो हम पूरा एग्जैक्टली लेकर के नहीं चलेंगे, थोड़ा सा बस हिंट्स दे देते हैं, तो अपने हिसाब से आप उसको बना सकते हैं। तो बल निकालने का फॉर्मूला क्या है, F1 F2 F3 को क्या करेंगे, एक साथ सबको ऐड कर देंगे। मतलब देखिए कैसे करना है, ऐसे अब नहीं निकालेंगे। Q1 Q2 की वजह से बल लगेगा, F1 बल लगेगा, तब निकालेंगे K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तब फिर F2 निकालेंगे, तब फिर जोड़ेंगे। नहीं, एक ही बार में से लिखेंगे सीधा। यहाँ F1 का मान है, F2 का मान है, तो K क्या है, इसमें सब में कांस्टेंट है, सिर्फ इसका मान बदल रहा है। Q1 Q2 बटे R1 का स्क्वायर, Q2 Q3 बटे R2 का स्क्वायर। ठीक उसी तरीका से अपने लोग क्या होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर K का मान कांस्टेंट रहेगा, अब जो जो इसका मान रहेगा ऐसे करके पुट करते जाएंगे, वैल्यू निकालते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे करके जब आवेश ढेर सारा हो, उनके बीच बल का मान निकालने के लिए अपने लोग इस नियम का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फाइंड पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है, चलिए अब अपने लोग का टॉपिक आता है कि आवेश का असतत एवं निरंतर वितरण किसको बोलते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं कि आवेश का असतत एवं निरंतर वितरण किसको बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या है कि जब कोई स्थान पर ढेर सारा चार्ज पॉइंट अवेलेबल रहता है, कहने का मतलब मान लो कोई स्थान ले लिए, कोई स्थान मान लेते हैं, ये ले लिए। ठीक, इस पे ढेर सारा पॉइंट बिंदु अवेलेबल है, ये बिंदी बिंदी लगा दिए, ढेर सारा पॉइंट चार्ज अवेलेबल है। ठीक, ये जो पॉइंट चार्ज है इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग बिंदु पर अलग अलग तरीका से फैला होना, यही कहलाता है आवेश का असतत वितरण। ये क्या कहलाता है, आवेश का असतत वितरण। क्या चीज कहलाता है, इसको अपने भाषा में तैयार कर लीजिएगा, तैयार कीजिए। ये पहला चीज याद रखेंगे कि आवेश का असतत वितरण किसको बोलते हैं। पहला चीज याद रखेंगे कि आवेश का असतत वितरण किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो भाई तड़का तड़क रहा है, ठीक है, वाईफाई का कनेक्शन काटना पड़ रहा है, तो अपने लोग को अभी कोई दिक्कत तो है नहीं, कहा कि अपने लोग का लाइव क्लास तो नहीं चल रही है, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। ठीक है, तो आवेश का असतत वितरण क्या हुआ कि जो भी पॉइंट है, बिंदु है, कोई एक सरफेस के ऊपर पॉइंट चार्ज का अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग जगह दूरी में रखा होना ही कहलाता है आवेश का असतत वितरण। इनके बारे में लिख देते हैं। इस नियम के मतलब आवेश का असतत वितरण के अनुसार, आवेश का असतत वितरण, असतत वितरण का अर्थ यह होता है कि आवेश का असतत वितरण का अर्थ यह होता है कि किसी सतह पर अलग अलग बिंदुओं पर एवं उनके बीच की दूरी भी अलग अलग, एवं उनके बीच की दूरी भी अलग अलग होती है। आवेश के इस प्रकार के वितरण को आवेश के इस प्रकार के वितरण को आवेश का असतत वितरण कहते हैं।
उनको लिख करके पहले लिखिए, उसके बाद अगला चीज लिखिएगा। चलिए लिख लिए। इसको लिखने के बाद ये चीज नोट कर लीजिएगा, ऐसे करके बॉक्स बना करके ऐसे करके अलग अलग जगह पर आवेश का और सतत वितरण इस तरीका से लिख लीजिएगा। अब आवेश का सतत वितरण, उनको भी आज खत्म ही कर देते हैं। आवेश का सतत वितरण क्या होता है? लिखेंगे आवेश के सतत वितरण का तात्पर्य यह है, आवेश का सतत वितरण से हमारा तात्पर्य यह है कि इस वितरण में सतह पर, किसी सतह पर बिंदु आवेश फैला नहीं होता है। मतलब इन आवेशों के बीच की दूरी, इन आवेशों के बीच की दूरी, इन आवेशों के बीच की दूरी लगभग 9 के बराबर होती है। इस प्रकार से किए गए वितरण को सतत वितरण कहते हैं। इस प्रकार से आवेश के किए गए वितरण को आवेश का और सतत वितरण कहते हैं। सतत वितरण कहते हैं। चलिए उनको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आप लोग के लिए एक बात है, वो बात क्या है वो देखते हैं। ये चीज उनके लिए है जो थोड़ा सा काम करते हैं, सफलता नहीं मिली तो वो छोड़ देते हैं, है ये काम मेरे बस का नहीं है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सारा चीज छोड़ देते हैं। तो उनके लिए 2 लाइन है कि मैं हार नहीं मानता क्योंकि मेरे सपने मुझे रुकने की इजाजत नहीं देते। कहने का मतलब हुआ कि जो हमने सपना देखा, अगर छोटा सपना रहेगा तो बाधाएं बहुत कम आती है, वो तुरंत पूरी हो जाती है। लेकिन जब आपके सपने बड़े होंगे, कहने का मतलब जब आपको थोड़ा बड़ा लेवल पे कुछ करना रहता है तो उसमें रुकावटें ज्यादा आती है। तो जब रुकावटें ज्यादा आएगी तो आपका हौसला टूटेगा। जब हौसला टूटेगा तो अंदर अंदर ग्लानि होती है, यार क्या कर रहे हैं, अच्छा नहीं जा रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी बातें। तो उनके लिए बस जब रुकने का मन करे तो सीधा याद रखेंगे कि ऊपर जाना है तो नीचे वाले जो बाधाएं हैं उनको भूलना पड़ेगा। एक ही लक्ष्य दिमाग में रखेंगे कि मेरे को यहाँ पर पहुंचना है, तो फिर आपको कि नींद भी आएगी तो एक ही काम याद आएगा, करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।